सभी को नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार आपके अपने YouTube चैनल एसपी क्लासेस चोपता में आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मैथ के अंदर नंबर सिस्टम। आज हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे एसपी क्लासेस चोपता के YouTube चैनल पर। देखिए ध्यान से। नंबर सिस्टम जिसको हम संख्या पद्धति के नाम से जानते हैं हिंदी के अंदर, संख्या पद्धति, इसको बोला जाता है नंबर सिस्टम इंग्लिश के अंदर। संख्या पद्धति, इसके अंदर हम, जैसा कि आपको चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि संख्या पद्धति, संख्याओं के बारे में अध्ययन करना। ठीक है, जिस तरीके से हमने देखा कि संख्याएं जैसे 1 2 3 ये लिख रहे हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस तरीके से संख्याएं होती है। ये जो संख्याएं आप देख रहे हो बोर्ड पर, ये संख्याएं और इस तरीके से आपने भी देखी होगी, ये भी संख्याएं होती हैं। ठीक है, और हिंदी की बात करें तो हिंदी के अंदर और भी अच्छी होती है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। तो ये सारी की सारी क्या है, ये सारी की सारी संख्याएं हैं। ठीक है, इन संख्याओं के बारे में हमें पढ़ना है। ये जो संख्याएं आप बोर्ड पर देख रहे हो, तो ये हिंदी के, इसको ऐसा लिखा जाता है, ये हिंदी में इसको इस तरीके से लिखा जाता है। ये हिंदी के सिंबल्स हैं, ये रोमन लैंग्वेज के सिंबल हैं, ये अरबी भाषा के सिंबल हैं। ठीक है, तो संख्याएं क्या है? संख्याएं कुछ नहीं है, संख्याएं सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिंबल्स हैं किसी चीज़ को दर्शाने के। जिस तरीके से एक अरबी लैंग्वेज के अंदर 1 को इस तरीके से दर्शाया जाता है, उसी तरीके से 2 को इस तरीके से दर्शाया जाता है, 3 को इस तरीके से, 4 को, 5 को इस तरीके से दर्शाया जाता है। बात करते हैं हम, तो संख्याएं जो होती है वो संख्याएं मतलब अंक 9 ही अंक होते हैं, 1 से लेकर 9 तक। ये 9 अंक, ये और एक 0। ठीक है, जिसको 0 को भी हम ऐड करते हैं। ये 10 ही डिजिट होते हैं, 1 से 9 तक के 9 डिजिट, और ये 10वां एक 0 है। ये 10 डिजिट होते हैं। इन 10 डिजिटों से बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी संख्याएं हम देखते हैं। छोटी से छोटी चाहे, मान लीजिए मेरे को बनाना है 23, तो इस तरीके से 2 का यूज़ किया और 3 का यूज़ किया, और 2 और 3 से अपने को क्या बन गया, 23 मिल गया। ठीक है, इस तरीके से। तो इन संख्याओं के बारे में अध्ययन करना है हमें। किसके बारे में? संख्याओं के बारे में। देखिए आज संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक संख्या आती है जिसको हम लिखते हैं प्राकृत संख्या। जिसको क्या बोला जाता है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या यानी प्राकृत संख्या कौन सी होती है? इसको n से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और इंग्लिश में इसको नेचुरल नंबर से जानते हैं हम। ठीक है, प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है? प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है? वो संख्याएं जो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4, इस तरीके से कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है, इनफाइनाइट तक जाती है। अनंत क्या होता है? यानी अनंत देखें हम तो हमें पता ही नहीं है कहाँ तक जानी है संख्याएं। ठीक है, यानी हम एक रेगिस्तान के टिल्ले पर हैं, ठीक है, और देख रहे हैं कि हमारे लिए अनंत क्या है। ठीक है, तो अनंत क्या है? कुछ भी नहीं, जिसका कोई ए का मतलब नहीं से लगाया जाता है। अंत, जिसका कोई अंत ना हो उसको अनंत बोला जाता है। तो 1 से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। अब हम बात करें 100 तक की, हम सोचते हैं कि 100 तक संख्याएं हैं, तो 100 के बाद में 101 स्टार्ट है। ठीक है, 1000 तक संख्याएं हैं, तो 1000 के बाद में 1000। तो संख्याएं खत्म नहीं होती है। तो इसीलिए एक शायर ने बोला है क्या, कि आदमी लाख बढ़े फासले घटते नहीं, घटता जाता है मगर बढ़ नहीं पाता क्षितिज की तरफ। ठीक है, इसी तरीके से प्राकृत संख्याएं की बात करें तो 1 से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। दूसरी संख्या देखिए, दूसरी संख्या है जिसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को W से डिनोट किया जाता है और इसको लिखा जाता है होल नंबर के नाम से जाना जाता है। पूर्ण संख्याएं,
प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती है, पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती है। 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से ये जो संख्याएं होती है ये क्या होती है, पूर्ण संख्याएं होती है। प्राकृत संख्या वह संख्या जो 1 से शुरू हो वो प्राकृत संख्या है, और वो संख्या जो 0 से शुरू होती है वो पूर्ण संख्या है। ठीक है, ये कहाँ तक जाती है, ये भी इनफाइनाइट तक जाती है और ये भी इनफाइनाइट तक जाती है। अभी इन दोनों को अलग करने वाली यानी प्राकृत और पूर्ण को अलग करने वाली, यानी पूछ लिया जाए आपसे डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर एंड होल नंबर, तो आपका जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा, 0। यानी नेचुरल प्राकृत संख्याओं और पूर्ण संख्याओं के बीच का मतलब अंतर क्या है, क्या उनको अलग कर रहा है, तो ये एक 0 है जो दोनों को अलग कर रहा है। फिर तीसरी हम संख्या देखते हैं तो उनको बोला जाता है पूर्णांक। क्या बोला जाता है, पूर्णांक। पूर्णांक को z से डिनोट किया जाता है और इसको इंग्लिश में इंटीजर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इंटीजर बोला जाता है। और ये z से क्यों डिनोट किया जाता है, क्योंकि ज़हलीन नाम के एक गणितज्ञ था, उसने इसकी खोज की थी। हम सोच पा रहे हैं जितने भी, मान लीजिए कि हम सोच पा रहे हैं कि विश्वों तक गिनती होती है, ठीक है, जितनी गिनती 100 तक होती है मान लीजिए कि भी हमने सोचा कि 100 ही तक गिनती है, मैं बोल रहा हूँ अनंत तक गिनती है जिसका कोई अंत ही नहीं है। ठीक है, तो 100 तक गिनती हमने सोची कि 100 ही तक होती है। जितनी संख्या 100 तक है, 1 से लेकर 100 तक है, उतनी संख्या माइनस में भी है, उतनी संख्या प्लस में भी है, और एक बीच में उनके आता है 0। यानी माइनस इनफाइनाइट से लेकर और प्लस इनफाइनाइट तक, प्लस इनफाइनाइट तक, माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट, जिसमें -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से चलती जाती है। पूर्णांक क्या होते हैं, इसमें सारी की सारी वो संख्याएं आ जाती है, ठीक है, जो माइनस की भी है और प्लस की भी है। ठीक है, तो प्लस वाले और माइनस वाले सभी के सभी क्या कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है 0 क्या एक पूर्णांक है, यस 0 इज इंटीजर, 0 क्या है, एक पूर्णांक है। चौथी संख्या आती है जिसको बोला जाता है सम संख्या। क्या बोला जाता है, सम संख्या। सम संख्या को बोला जाता है इंग्लिश में इवन नंबर। क्या बोला जाता है, इवन नंबर। सम संख्या कौन सी होती है, और वह संख्या जो 2 की टेबल में आती है, या जिसको हम ये लिख सकते हैं वह संख्या जो 2 से पूरी पूरी कट जाए। जो संख्या 2 से पूरी पूरी कट जाए वो संख्या क्या कहलाती है, इवन नंबर कहलाता है, यानी सम संख्या कहलाती है। सम संख्या जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ये भी इनफाइनाइट तक जाते हैं। यानी वो संख्या जो 2 की टेबल में आए, 2 के पहाड़े में आए और 2 से पूरी पूरी कट जाए, वो संख्या कहलाती है सम संख्या, इवन नंबर कहलाते हैं। ठीक है, पर समस्या ये होगी वो संख्या जो 2 से कट जाए वो इवन है, तो 0 क्या है, 0 क्या है, सम संख्या है या विषम संख्या है। तो इसमें बाबू एक चीज का ध्यान रखना है, 0 भी क्या है, एक सम संख्या है, 0 भी क्या है, एक सम संख्या है। ठीक है, फिर 5वीं जो संख्या है वो विषम संख्या है। 5वीं संख्या कौन सी है, विषम संख्या। विषम संख्या जिसको बोला जाता है इंग्लिश में ऑड नंबर। क्या बोला जाता है, ऑड नंबर। जो 2 से कट जाए वो संख्या सम है, जो 2 से कट जाए वो संख्या सम है, जो 2 से ना कटे वो विषम है। 2 मान लीजिए कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 2 को ले लिया, 4 को ले लिया, 6 को ले लिया, 8 को ले लिया, 10 को ले लिया, 12 को ले लिया, 14 को ले लिया, 16 को ले लिया, 18 को ले लिया, 20 को ले लिया, 22 को ले लिया, 24, ये संख्याएं सम है, 2 से कट रही है। 1 नहीं कट रही है तो विषम है, 3 नहीं कट रही है तो विषम है, 3 के बाद में 5, 7, ठीक है, ये संख्याएं कौन सी होती है, विषम संख्याएं। सम संख्याएं कौन सी होती है, जो 2 की टेबल में आती है। विषम संख्याएं जो 2 की टेबल में ना आए, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ये संख्याएं विषम होती हैं। ठीक है, यहाँ से क्या पूछा जा सकता है क्वेश्चन, आपके दिमाग में चल रहा हो, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, परंतु यहाँ से पूछा जाता है बाबू कौन सा क्वेश्चन, देखिए ध्यान से कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, मान लीजिए मैंने ये बोला कि 50 तक कितनी सम संख्याएं हैं, तो जितनी संख्याएं जो मान लीजिए 50 तक मैंने 1 से लेकर और मैंने 50 तक काउंट की, तो मैंने पूछा कि 50 तक कितनी सम है और कितनी विषम है, तो 2 से डिवाइड करते हैं हम सम और विषम को निकालने के लिए, क्योंकि आधी संख्याएं सम है, आधी संख्या विषम है, तो 25 ही तो सम होती है और 25 ही क्या होती है, विषम होती है। ठीक है, ये तो सभी कर लेते हैं। ठीक है, मैंने पूछा 100 तक कितनी सम है, तो आप बोलोगे सर जी, मैंने बोला हाँ जी 50 ही सम है, 50 ही विषम है। मुझको अच्छा, मैंने पूछ लिया कि 48 तक कितनी सम संख्या है, 2 से डिवाइड करने में क्या जरूरत है, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 24 ही तो
सम है और 24 विषम है। परंतु जब मैंने ये पूछ लिया कि बताइए मेरे को 49 तक कितनी सम है और कितनी विषम है, तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए। जिसको जो कर पाता है वो तो कर ही लेता है। 49 तक की बात करें तो 49 तक कितनी सम संख्या हैं, तो हमने देखो 50 तक निकाली कि 25 ही तो सम है और 25 ही विषम है, ठीक है। 49 तक कितनी सम होगी कितनी विषम होगी, तो देखिए बाबू 50 तक आप 25 सम और 25 विषम कर रहे हैं। 50वीं जो संख्या है, जो संख्या 50वीं है वो संख्या सम थी, वो कट गई तो सम कितनी रहेगी 24 रहेगी। ये इवन थी, ये ऑड थी, तो ये इवन रहेगी और ये ऑड रहेगी 50 की 50 सॉरी 25, ठीक है। 25 तो सम ऑड रहेगी और 24 क्या रहेगी इवन रहेगी, ठीक है। कैसे? क्योंकि जो संख्या 50वीं खुद थी वो संख्या इवन थी, वो कट गई है, तो अभी कितनी रहेगी, अभी रहेगी बाबू, अभी कितनी रही है 24 संख्या क्या है इवन है। समझ आ गया? ठीक है, आगे देखिए बढ़िए। इवन संख्याएं कर ली हमने, ठीक है। क्विक रिवीजन करते हैं। देखिए हमने सबसे पहले पढ़ी प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या वो संख्या जो 1 से शुरू होती है प्राकृत संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या वो संख्याएं जो 0 से शुरू होती है, जिसमें 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक जाती है, वो पूर्ण संख्या कहलाती है। फिर उसके बाद में पूर्णांक पढ़ा, माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक, जहां से शुरू होगी जहां से शुरू होगी, ठीक है, वहां से लेकर और जहां तक मान लीजिए जो संख्या शुरू है उसका अंत भी है, जहां से भी शुरू है, ठीक है, और वो अनंत है जहां खत्म हो रही है, वो उनके बीच की सारी संख्या पूर्णांक कहलाती हैं। पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। एक बीच में होता है जिसको 0 बोला जाता है, उसको उदासीन बोला जाता है, जो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ठीक है। उसके बाद में सम संख्याएं पढ़ी थी। सम संख्याएं वो जो 2 की टेबल में आए और विषम जो 2 की टेबल में ना आए। सम संख्या के एग्जाम्पल पूछ लिया जाए 2 4 6 8 10, और उसके बाद में यदि पूछ लिया जाए इवन का ऑड का तो 1 3 5 7 इस तरीके से। उसके बाद में भाज्य संख्या, उसके बाद में आती है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कौन सी होती है, ठीक है। भाज्य संख्या एक होता है नाम गुणनखंड, ठीक है। अब ये क्या सिस्टम है जी, गुणनखंड क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले भाज्य संख्या से जानने से पहले हम गुणनखंड को जानेंगे। गुणनखंड क्या होता है? मैं कोई भी नंबर लिखता हूँ, कोई सा भी नंबर लिखता हूँ, जिस तरीके से मान लीजिए मैंने लिखा 12, मैंने एक संख्या लिखी 12, मैं जानना चाहता हूं कि 12 के गुणनखंड कितने हैं। खंड मतलब टुकड़े, ठीक है, खंड मतलब टुकड़े, यानी 12 के टुकड़े कितने हैं, तो गुणनखंड कितने हैं, तो 12 से छोटे वो सारे के सारे अंक, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और 12। 12 से छोटे वो सारे के सारे अंक जो 12 को भाग देंगे वो 12 के गुणनखंड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? गुणनखंड, यानी इसको इंग्लिश में बोला जाता है फैक्टर। 12 के कितने फैक्टर हैं, तो 1 12 को भाग दे रहा है, 1 12 से 12, 2 6 12, 3 चौके 12, 4 3 12, 5 नहीं दे रहा तो नहीं होगा, 6 5 नहीं दे रहा है, 6 12 को भाग दे रहा है, 6 दूनी 12, 7 नहीं दे रहा है, 8 नहीं दे रहा है, 9 नहीं दे रहा है, 10 नहीं दे रहा है, 11 नहीं दे रहा है, 12 12 को भाग दे रहा है। तो 12 के फैक्टर कितने हैं? 1 2 3 4 6 और 12, ठीक है। तो फैक्टर क्या होते हैं? जिस भी संख्या के मैं फैक्टर पूछ रहा हूँ उस संख्या से छोटे वो सारे के सारे नंबर जो उसको भाग देते हैं वो क्या कहलाते हैं? 12 के फैक्टर कहलाते हैं, या कोई भी संख्या के फैक्टर कहलाते हैं, उस संख्या से छोटे। ये फैक्टर खुद में ही एक चैप्टर है, ठीक है, खुद में ही जो फैक्टर है वो एक चैप्टर है, ठीक है। इसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछा जाता है, इवन नंबर ऑफ फैक्टर पूछा जाता है, सम नंबर ऑफ फैक्टर पूछा जाता है, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर पूछा जाता है। तो ये जो फैक्टर है वो वाली जो कहानी ये फैक्टर चैप्टर में करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये देखा था कि भाज्य संख्या कौन सी होती है। तो भाज्य संख्या कौन सी होती है? वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। और अभाज्य कौन सी होती है?
एक भाज्य पढ़ लिया हमने, अभाज्य इसके साथ ही देख लेते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन सी होती है? वह संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हो, केवल दो गुणनखंड हो, केवल दो ही गुणनखंड हो, उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। भाज्य कौन सी संख्या होती है? जिसके केवल और केवल दो से अधिक गुणनखंड हो। और अभाज्य क्या बोलती है? जिसके केवल दो ही गुणनखंड हो। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं 1 2 3 4 5, इसमें देखते हैं हम भाज्य कौन सी है, अभाज्य कौन सी है। एक मैंने बोला वह संख्या, गुणनखंड क्या होते हैं? जो भी संख्या के गुणनखंड मैं पूछ रहा हूँ उस संख्या से छोटे वो सारे के सारे नंबर है जो उसको भाग देंगे, वो क्या कहलाएंगे? फैक्टर कहलाएंगे, गुणनखंड कहलाएंगे। तो एक से छोटा तो एक ही है, तो एक का सिर्फ एक ही गुणनखंड है। ठीक है, तो दो के देखिए, दो के एक और दो फैक्टर हैं। तीन के देखिए, तीन के कितना है? एक और तीन है, दो नहीं है, दो भाग नहीं दे रहे तीन को। फिर तीन के देखिए, तो तीन के देख लिए। चार के देखिए, चार के कौन कौन से फैक्टर हो जाएंगे? 1 2, 1 चौके 4, 2 दूनी 4, तीन नहीं दे रहा है और फिर 4 हो गया। तो दो के कितने फैक्टर हैं? दो के दो फैक्टर हैं। तीन के कितने फैक्टर हैं? तीन के दो ही फैक्टर हैं, 1 और 3 है। चार के कितने फैक्टर हैं? चार के 3 फैक्टर हैं, 1 2 4। ठीक है, 3 नहीं है। ठीक है, तो सब भाज्य संख्या कौन सी होती है? जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो। तो चार के कितने? दो से अधिक गुणनखंड है, तो ये सबसे छोटी भाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, और ये दो क्या है? दो के दो ही गुणनखंड है, और जिसके केवल दो गुणनखंड हो उसको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो दो के दो ही गुणनखंड है, तो ये क्या हो जाएगी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगी। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। और इसमें पूछा जाता है, ऐसा नहीं पूछा जाता है कि सबसे छोटी सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। ठीक है, ये पूछा जाता है बाबू कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वो भी 2 ही है। ठीक है, और ये पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वो क्या है? 3 है। वो क्या है? 3 है। ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है जो अपने आप में क्या है? विषम है। और ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जो अपने आप में क्या है? सम है। ठीक है, और उसके बाद में मैंने बोला जिसके 2 से अधिक गुणनखंड है वो क्या है? वो क्या है? भाज्य संख्या। और जिसके केवल 2 गुणनखंड है वो क्या है? अभाज्य संख्या। तो 2 के 2 ही गुणनखंड है, ये इसलिए अभाज्य होगी। 3 के भी 2 गुणनखंड है, इसलिए अभाज्य होगी। 4 के 3 फैक्टर तो भाज्य होगी, और 1 के सिर्फ 1 ही फैक्टर है, तो भाज्य तो बोलता है मेरे 2 से अधिक होने चाहिए, अभाज्य बोलता है मेरे 2 ही होने चाहिए। इसका ना तो साले का है 2 से ज़्यादा, ना 2 है, इसका केवल खुद ही फैक्टर 1 खुद ही है। ठीक है, तो ये ना तो भाज्य है। एक ऐसी संख्या है, एक ऐसी संख्या है, एक ऐसी संख्या है, ऐसी संख्या है जो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। समझ आ गया? ठीक है, सॉरी, ठीक है, अभाज्य है। एक ऐसी संख्या है जो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ठीक है, और भाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। और 2 के बारे में पूछा जाएगा सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, और 3 के बारे में पूछा जाएगा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। उसके बाद में पढ़ते हैं हम, मैंने गुणनखंड बताया था। गुणनखंड क्या होता है? तो गुणनखंड वो जिस भी संख्या के मैं गुणनखंड पूछता हूँ उस संख्या से छोटे वो सारे के सारी की सारी संख्या जो उसको भाग देती है वो उसके गुणनखंड कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए कोई छोटा से छोटा नंबर आप लिख लीजिए या बड़े से बड़ा अंक लिख लीजिए। एक तो सभी में आएगा, एक से शुरू होगा, एक तो सभी में आएगा, और एक ऐसी संख्या जो प्रत्येक को भाग दे देगी। एक की मान लीजिए मैं 2 का बोल रहा हूँ तो 2, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 1 50 जा 50 है। ठीक है, तो एक तो प्रत्येक को भाग करेगा, एक क्या करेगा? प्रत्येक को भाग करेगा। तो एक को यूनिवर्सल फैक्टर के रूप में जाना जाता है बाबू। किसके रूप में? यूनिवर्सल फैक्टर के रूप में। तो आपने यहाँ से क्या सीखा? भाज्य संख्या जिसके 2 से अधिक फैक्टर, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। और अभाज्य संख्या जिसके केवल 2 ही फैक्टर, तो 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है, और 3 जो है वो सबसे छोटी
विषम अभाज्य संख्या है, एक एक ऐसी संख्या जो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है और एक यूनिवर्सल फैक्टर के रूप में जानी जाती है। ठीक है, उसके बाद में देखिए बाबू, उसके बाद में हम आज पढ़ेंगे परिमेय संख्या, जिसको बोलते हैं रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर, जिसको बोलते हैं रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या और एक को बोला जाता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, आपको अभी तक पढ़ाया गया है, वो ये पढ़ाया गया है परिमेय संख्या कौन सी होती है, परिमेय संख्या रैशनल नंबर। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, जिसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। परिमेय संख्या पॉइंट नंबर 1 लिखिए, परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसको पी वाई क्यू के रूप में लिखा जाता है। परिमेय संख्या कौन सी होती है, वह संख्या जिसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है, यानी भिन्न के रूप में व्यक्त किया जा सके, उसको परिमेय संख्या बोलते हैं, यानी अंश बटे हर के रूप में, अंश बटे हर के रूप में उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, जिसको लिखा जा सके उसको परिमेय, जिसको ना लिखा जा सके उसको अपरिमेय। ठीक है, और मैंने जब आपको नंबर संख्याओं के बारे में बताया था तो बोला था वह संख्या जिसको जड़ के रूप में डिनोट किया जाता है उसको पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक माइनस इनफाइनाइट से लेकर और प्लस इनफाइनाइट तक जाते हैं, बीच में माइनस के और प्लस की सारी संख्या आ जाती है। ठीक है, तो इसमें जो अंश है या हर है, यानी P और Q दोनों हो सकते हैं, P और Q दोनों हो सकते हैं जड़, P और Q दोनों जड़ हो सकते हैं, परंतु Q नॉट इज इक्वल टू 0, Q 0 नहीं हो सकता। पहली बात तो ये कि P और Q जड़ हो सकते हैं, मान लिया। क्यों नहीं हो सकता, क्या 0 क्यों नहीं हो सकता भाई, रीजन क्या है? देखिए मान लीजिए मैंने ये लिखा कि V 0/1 और फिर मैंने लिखा 1/0। ठीक है, मैं लिखता हूँ 2/4 लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ 2/4 लिखता हूँ, या फिर मैं 4/2 लिखता हूँ। ठीक है, 4/2 देखिए ये जल्दी समझ आएगा। ठीक है, तो मैं इसको काटता हूँ, तो मैं इसको डिवाइड करता हूँ, किस तरीके से करता हूँ, इस तरीके से करता हूँ। 4 बीच में आता है और 2 इधर आता है, 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ, 2 के साथ करवाएं। हम ऐसी कोई संख्या अपने दिमाग में सर्च करना शुरू कर देते हैं जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो, इससे या तो छोटा आ जाना चाहिए या यही आ जाना चाहिए। तो 2 की 2 के साथ मल्टीप्लाई की तो अपने शेषफल कितना आएगा, 0 आ गया। यदि यहाँ 5 होता, 6 होता या 7 होता तो 2 3 6 होता और एक शेषफल बच जाता। यही सिस्टम होता है। या फिर हम 6 मान लेते हैं, यहाँ यदि 6 मान लेते तो 2 3 6 गया 0। ठीक है, तो शेषफल कितना बच गया, 0। यही सिस्टम होता है। अभी देखिए यहाँ 0/1। ठीक है, ये ऊपर वाला मैंने क्या लिखा था, अंदर लिखा था, नीचे वाला बाहर लिखा था, यानी अंश बटे हर के रूप में होती है। तो अंश क्या आता है, अंदर आता है, अंश क्या आता है, अंदर आता है, अंदर लिख लिया। और एक कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो एक की किसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊँ, ठीक है, कि 0 आ जाए, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 0 आ जाए। ठीक है, परंतु जब मैं यहाँ जाता हूँ, ठीक है, तो 0 के किसके साथ मल्टीप्लाई कराऊँ बाबू, कि 1 आ जाए। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है ब्रह्मांड में, अभी तक ढूंढने पर हमें तो मिली नहीं है। यदि भविष्य में मिल जाए तो हम मान लेंगे। इसलिए इसको लिखा जाता है अपरिभाषित। यानी परिमेय संख्या कौन सी होती है, वह संख्या जिसको पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है उसको परिमेय संख्या बोलते हैं, यानी अंश बटे हर के रूप में। पी और क्यू दोनों के दोनों जड़ हो सकते हैं, पी और क्यू दोनों क्या हो सकते हैं, जड़ हो सकते हैं, परंतु क्यू नॉट इज इक्वल टू 0, क्यू जड़ नहीं हो सकता। सॉरी, क्यू है वो 0 नहीं हो सकता। क्योंकि क्यू 0 क्यों नहीं हो सकता, ठीक है, मैंने ये बता दिया। और z के अंदर 0 भी शामिल है, इसलिए इसको एक्स्ट्रा पॉइंट बनाकर हमने लिखा है। तो परिमेय संख्या वह संख्या जिसको पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके उसको परिमेय संख्या बोलते हैं, और जिसको ना लिखा जा सके उसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। पी और क्यू दोनों पूर्णांक हो सकते हैं, यानी जड़ हो सकते हैं, परंतु क्यू नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, जिसको लिखा ही नहीं जा सकता पी और क्यू की फॉर्म में, वो कहाँ से 0 होगा और कहाँ से क्यू होगा। देखिए नेक्स्ट, दूसरी बात क्या है, परिमेय संख्या होती है वो शांत होती है, सॉरी, ठीक है, और परिमेय संख्या होती है वो अशांत भी होती है। ठीक है, परिमेय संख्या शांत होती है और परिमेय संख्या अशांत भी होती है, और अपरिमेय संख्या केवल अशांत होती है।
क्या होती है, अशांत होती है। ठीक है, शांत संख्या कौन सी होती है, अभी शांत का पता नहीं है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, नहीं पता है तो सिखाएंगे ना। ठीक है, शांत का मतलब जिस तरीके से मान लीजिए मैंने 0.45 लिखा, ठीक है, और एक मैंने लिखा 0.7932, ठीक है, एक संख्या लिख दी। जैसे मैंने 0.7935 और मैंने डॉट डॉट लगा दिया, इसका मतलब ये है कि ये अशांत है। जो रुक जाती है संख्या वो शांत संख्या होती है। शांत, मैंने बोला बच्चों शांत हो जाओ, तो इसका मतलब वो चुप हो गए, बोल नहीं रहे हैं। इसी तरीके से जब मैं ये बोलता हूँ कि अशांत संख्या कौन सी होती है, अशांत संख्या जो रुक नहीं रही है, मतलब डॉट डॉट आगे भी चल रहा है, चाहे 4 रिपीट हो चाहे 5-4 रिपीट हो। और जिस तरीके से मैंने यहाँ पर ये आगे नहीं बढ़ रही है, तो ये एक क्या है, शांत संख्या है, और ये क्या है, अशांत संख्या है। तो शांत संख्या वो संख्या होती है जो रुक जाती है, और अशांत संख्या वो होती है जो रुकती नहीं है। तो शांत संख्या रुक जाती है और अशांत संख्या नहीं रुकती है। परिमेय संख्या शांत और अशांत दोनों हो सकती है, अपरिमेय संख्या केवल अशांत होती है। ठीक है, शांत और अशांत के साथ बारे में पता चल गया होगा। परिमेय संख्या वो संख्या जो समान हो, वह संख्या जो समान संख्या हो। समान संख्या कैसे, और वह संख्या अपरिमेय कौन सी होती है, वह संख्या जो असमान संख्या हो, असमान संख्या हो, असमान संख्या। अभी समान संख्या कौन सी होती है और असमान संख्या कौन सी होती है, देखिए ध्यान से। समान संख्या जिस तरीके से मान लीजिए मैंने बोला कि 7 9 3 5 4 4 5, ठीक है, सॉरी 4 4 4, तो इसमें 4 रिपीट हो रहा है। जिस तरीके से मैंने लिख किया 0.33333333, तो ये भी क्या है, रिपीट हो रहा है। तो जो संख्याएं मान लीजिए एक भी रिपीट हो रही है, जो संख्याएं रिपीट हो रही है, ठीक है, और जो अशांत भी है और समान भी है, यानी 3 यहाँ आ रहा है, 3 यहाँ आ रहा है, 3 यहाँ यार 0.625 हो गया, 625 हो गया, तो ये समान संख्या है। 0.791111, ये समान संख्या है। तो असमान संख्या कौन सी होती है, 0.1 5 4 3 2 1 9 7 3 2 5 4 5 9 7 3 2 1, जो भी लिखते ही जा रहे हैं। ठीक है, जिसका मतलब रिपीट नहीं हो रही है। जिस तरीके से इसमें देख रहे हैं हम, 6 के बाद में 2 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 6 के बाद में 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 6 के बाद में 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6, इस तरीके से। ठीक है, इसमें 3 रिपीट हो रहा है, इसमें 4 रिपीट हो रहा है, इसमें 1 रिपीट हो रहा है। इसमें देखते हैं तो 1 के बाद में 5 आना चाहिए, 1 के बाद में 9 आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है, यहाँ पर क्या है, 4 यहाँ आ रहा है, किसके बाद में 5 के बाद में 4 आ रहा है, 5 के बाद में 4 आ गया, फिर 4 के बाद में 3 भी आना चाहिए, 4 के बाद में 5 आ रहा है। तो ये संख्या असमान संख्या है। जो संख्या रिपीटिशन जिसमें हो, ठीक है, जिसमें जैसे 4 का रिपीटिशन हो रहा है, 3 का रिपीटिशन हो रहा है, 6 2 5 का रिपीटिशन हो रहा है, 1 1 का रिपीटिशन हो रहा है। ठीक है, रिपीटिशन हो जिसमें मान लीजिए चाहे वो आगे जाकर भी मान लीजिए कि रिपीट हो रही है, तो वो एक समान संख्या है। यदि नहीं हो रही है तो वो एक असमान संख्या है। तो परिमेय संख्या वो संख्या होती है जो PYQ की फॉर्म में लिखी जा सकती है, और शांत भी होती है और अशांत भी होती है। ठीक है, समान भी होती है, अपरिमेय संख्या अशांत होती है और असमान होती है। परंतु इसमें थोड़ी सी दिक्कत है। कौन सी दिक्कत है, अशांत के साथ साथ समान होनी चाहिए, वो संख्या परिमेय होगी, और अशांत के साथ साथ असमान है, वो संख्या अपरिमेय होगी। जैसे 0.793544 रिपीट हो रहा है, तो ये संख्या परिमेय है। क्यों, क्योंकि ये संख्या देखो 4 4 रिपीट हो रहा है, तो ये समान संख्या है, और ये अशांत भी है, तो इसमें भी तो अशांत है ना। तो अशांत यहाँ भी है, यहाँ भी है, परंतु यहाँ अशांत के साथ साथ समान होनी चाहिए, और यहाँ अशांत के साथ साथ असमान होनी चाहिए। तो ये संख्या है, ये कौन सी संख्या है, ये संख्या परिमेय है। क्यों, क्योंकि ये संख्या अशांत है, तो अशांत है। जैसे मान लीजिए मैंने ये बोला कि शांत संख्या, तो शांत संख्या आंख मिचिए, ठीक है, आंख बंद कर दीजिए, और उसके बाद में और लगा दीजिए। जो संख्या शांत है वो परिमेय है, जो संख्या शांत है वो परिमेय संख्या है। यदि संख्या अशांत है तो सोचिए, ठीक है, अशांत के साथ साथ समान है तो वो संख्या परिमेय है, और यदि अशांत के साथ साथ असमान है तो वो संख्या अपरिमेय है। ठीक है, तो ये संख्या जो थी, ये संख्या अपरिमेय इसलिए परिमेय इसलिए हुई क्योंकि ये संख्या अशांत जरूर है परंतु समान है। ये संख्या अपरिमेय इसलिए हुई क्योंकि ये अशांत जरूर है परंतु असमान है। इसमें रिपीटिशन नहीं हो रहा है, इसमें रिपीटिशन हो रहा है। इसमें 3 का रिपीटिशन हो रहा है, इसमें 6 2 5 का हो रहा है, इसमें 1 का रिपीटिशन हो रहा है। इसमें कोई भी रिपीटिशन, नंबर रिपीट जरूर हो रहे हैं परंतु उस तरीके से नहीं हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि 1 के बाद में 5 आ रहा है यहाँ, ठीक है, तो 1 के बाद में 5 ही आना चाहिए। इस तरीके का रिपीटिशन जो फॉलो हो रहा है, सीरीज फॉलो हो रही है, उसको क्या बोलते हैं,
रिपीटिशन समान संख्या बोलते हैं। तो परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसको पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, उसको परिमेय बोलते हैं, और जिसको ना लिखा जा सके उसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है, और पी और क्यू दोनों परिमेय पूर्णांक हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? पूर्णांक हो सकते हैं, जिसको जड़ से डिनोट किया था मैंने पूर्णांक को, ठीक है। परंतु क्यू क्या नहीं हो सकता? जीरो नहीं हो सकता। परिमेय संख्या शांत भी होती है और अशांत भी होती है। परिमेय संख्या क्या होती है? शांत भी होती है और अशांत भी होती है। परिमेय संख्या अशांत के साथ साथ समान भी होती है, और अपरिमेय संख्या केवल अशांत होती है, अशांत के साथ साथ असमान होती है, ठीक है। तो आज हमने कई संख्याओं का अध्ययन किया, ठीक है। इसी तरीके से सभी संख्याओं को आगे और पढ़ने के लिए जुड़े रहिए एसपी क्लासेस जोप्टा के साथ है, और आप कल देखोगे इससे नेक्स्ट पार्ट है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू एंड धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।